स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट क्लास तक हमने यहाँ तक अभी ये वाला पार्ट डिस्कस किया हूँ। आज क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आज मैं थ्योरीज नहीं कराऊंगा ज़्यादा। तो आज हम लोग अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो इन टॉपिक से बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं या है हमारे पास, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उससे आइडिया मिलेगा कि जो थ्योरीज हमने पढ़ा है पिछले 3-4 क्लासों में वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करना है। ठीक है ना। तो देखो अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। तो जैसे कल हमने ये वाला पार्ट पढ़ा है, अभी आप ये ट्राई कर सकते हो। कल हमने ये बताया था ना कि हाउ टू फाइंड। अच्छा, हालांकि उसके लिए मैंने वो बताए थे, पहले आपको पीएमएफ निकालना पड़ेगा कंडीशनल, देन आप कर पाएंगे नहीं। या मैं आगे थ्योरी इसको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की बताऊं। जैसे कई सारे, देखो एक क्वेश्चन है ना, कहना एक क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो ये है कि हम कंडीशनल पहले y गिवन x का पीएमएफ निकाले, y गिवन x बराबर 3 का पीएमएफ निकाले, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक नॉर्मल अप्रोच अगर लगाए तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मुझे y गिवन x इज इक्वल टू 3 उसका पीएमएफ निकालना होगा। चलो एक ट्राई करके देखता हूँ। तो जो कल मैंने बताए थे उससे सॉल्व करके देखते हैं। तो कल हमने जो डिस्कस किया था उस बेसिस पर ट्राई करता हूँ। बाकी और भी तरीके, डायरेक्ट फार्मूला भी है। तो तो कल हमने क्या किए थे, इसमें हमने कल इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे। तो हमने कहा कि भाई तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले जैसे यहाँ मैंने कहा कि ठीक है, मान लो y गिवन x इज इक्वल टू 3 का कुछ नया नाम दे दो, लेट्स से w। लेकिन वो तब होगा जब पीएमएफ पता होगा। तो मुझे पीएमएफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू 3। ये मुझे पीएमएफ चाहिए। अब ये कैसे आएगा, तो देखो x गिवन है 3 के इक्वल है, तो आपको क्या चाहिए, y इज इक्वल टू वाई का पीएमएफ चाहिए। अब y का सपोर्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो जब x अगर 3 गिवन है तो y का सपोर्ट क्या होगा, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ y इन दिस क्वेश्चन। 1 2 3 एक मिनट, साउंड अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, आवाज नहीं आ रही। आ रही है, अच्छा तो वो तो ठीक है। मैं ऐसे वीडियो का ऑप्शन बस ध्यान रखना, कुछ लोग है ना कभी ऑडियो ऑन नहीं कर पाते, उसकी वजह ये है कि मैंने वीडियो का ऑप्शन यहाँ ऑफ कर रखा होता है, तो कुछ लोग ऑडियो भी उससे बंद हो जाता है। चलो तो अभी के लिए कितना है, जैसे एक्स अगर 3 फिक्स है ना। तो इफ एक्स इज, दोबारा ज्वाइन करो अगर नहीं आ रही थी ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप x को 3 फिक्स कर देंगे तो y का सपोर्ट होगा 1 2 3। सो y है ना, क्योंकि y 1 से 3 तक जाएगा, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3। अब ये आपको निकालना है, पहले ये निकालो क्या आएगा। तो ये कल हमने किया था ना इस तरह क्वेश्चंस। तो यहाँ आपने y बराबर 1 गिवन x बराबर 3 निकालो क्या आएगा। तो ऐसे कर पाओगे, देखो जरा कर पाओगे तो।
लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये क्वेश्चन, थोड़े से मुश्किल है ये तो। सॉल्व करके देखो इसको इस तरीके से, नहीं तो और भी तरीके हैं इसमें तो, लेकिन एक तरीका ये है पहले। क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि इट इज़ डिपेंडेंट। चलो फिर भी सीखने को मिलेगा, ट्राई करके देखो तो एटलीस्ट सीखने को तो मिलेगा, फिर मैं आगे जब थ्योरी कराऊंगा तो। सो Sir, 1/2, 1/4, 1/6. अच्छा, तो आपका क्या आ रहा है? 1/2, 1/2, 1/6। ओके, Sir, 1/2, 1/4, 1/6. 1/2, 1/4, 1/6। बाकी लोग चेक कीजिए तो। क्या सम 1 हो रहा है? इसका सम 1 है, ऐड करने पे 1 आएगा। चेक कीजिए कि आप इन तीनों को सम, क्योंकि ये पीएमएफ है ना, ये पीएमएफ है y when x is equal to 3 is given। सो पीएमएफ ऑफ y when x is equal to 3 is given। तो यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे तो ये 1 होना चाहिए। ये 1 तो नहीं हो रहा है, तो गलत है इसका मतलब, क्योंकि पीएमएफ है तो सम 1 आना चाहिए। है ना, यहाँ कुछ ऐसा है, हालांकि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में कुछ ऐसा है कि जो y है दैट इज मोर देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 3। ये कुछ ऐसा हो गया। फिर 1/3, 1/3, 1/3। अच्छा, 1/3, 1/3, 1/3 आ रहा है। देखो बाकी लोग, चलो मैं कर देता हूँ, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। सो एक ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए y इज इक्वल टू 1 गिवन x बराबर 3। सो आई नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए आएगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 3 अपॉन x इज इक्वल टू 3, यही है। तो न्यूमरेटर तो इजीली आ जाएगा वहाँ से 1 3। सो y को 1, x को 3, इसको ठीक कर सकते हो। तो x को 3 और y को 1, तो 1/9 वैसे तो हो जाएगा, क्योंकि y का तो रोल ही नहीं है ना। नाउ द क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 3 कैसे आएगी? व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ x? क्या निकाल पाएंगे? सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 अगर मुझे चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा मुझे?
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऐड करते हैं आप, ये पता है क्या लगा रहा हूँ, 1 2 3 दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या हो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हो आप, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी में दो तरह से है ना, आप ऐसा लिखते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, यही करते हो ना, आई फ्रॉम 1 to n। और ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से ये वही तो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए ही तो है, या मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन ई आई है, या इसी को लिखूँ समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये कौन सा है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी में था वही है। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये है इवेंट ए, सो ए इंटरसेक्शन ई आई जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ई आईज की वो लिख लो। सो ई आईज वाई की वैल्यू कहाँ होती है, वाई की वैल्यू ज्वाइंट में देखो क्या लिख रखा है, तो ज्वाइंट में सपोर्ट है वाई का एक्स तक। तो एक्स तक मतलब क्या, यहाँ एक्स क्या है आपका 3 ना, तो वाई की वैल्यू 1 से लेके सपोर्ट तक, सपोर्ट तो 3 है यहाँ पे, या मैं इन जनरल करूँ तो इन जनरल भी लिख सकता हूँ इसको। इन जनरल क्या होगा, अगर मैं एक्स इक्वल टू एक्स निकाल लूँ इन जनरल तो वही चीज़ है, लेकिन चलो अभी 3 के लिए निकालता हूँ, तो यहाँ सम एक्स तक करना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं एक्स तक लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो एक्स बराबर 3 वाई बराबर वाई, वाई की वैल्यू 1 से एक्स, समेसन वाई इज इक्वल टू 1 से एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/3x, है ना। इसलिए हम लोग तो हमें सम किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ सम y का करना है, तो y तो है ही नहीं ना, तो ये बाहर हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डबल इंटीग्रेशन हो या सिंगल इंटीग्रेशन होता था, तो यहाँ x है लेकिन मुझे समेसन y के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसकी वैल्यू जो यहाँ थी वैल्यू वॉज y कुछ भी हो 1/3x ही है, y तो कुछ भी हो 1/3x ही है, और y की वैल्यू 1 से x तक है। तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी लगाए, फिर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 1/3x, इसका सम करो, तो सम करोगे तो 1/3x बाहर हो जाएगा, इट इज समेसन ऑफ 1 y फ्रॉम 1 to x। क्यों बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ समेसन y के रेस्पेक्ट में है, ये वैसे ही जैसे इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होता है तो आप x को कांस्टेंट लेके चलते हो, ये वैसे ही है। तो आप क्या करो, बताओ इसका सम क्या आएगा, जिनको समझ आ रहा है, व्हाट इज सम ऑफ दिस क्वांटिटी, ये क्या है 1 + 1 + 1 कितनी बार x टाइम, हाँ 1 1 1 ऐड होगा x टाइम, तो x हो जाएगा, तो कट के कितनी आ गया 1/3। सो कहने का मतलब x का जो मार्जिनल है वो 1/3 ही आएगा, चाहे स्मॉल x को 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, क्योंकि सपोर्ट में 3 वैल्यू ही है, ठीक है ना। सो सपोर्ट में जब 3 वैल्यू ही है, सो ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये x हो गया, x कट गया 1/3, तो ये जो मुझे ढूंढ रहा था मैं, ये 1/3 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया, सो रेशियो आ गया 1/3। अब लगता है कोई डिफरेंस आएगा, y बराबर 1 y बराबर 2 गिवन x बराबर 3, तो यहाँ y बराबर 2 आएगा, तब भी ये 1/9 ही रहेगा, नहीं हाँ x तो 3 फिक्स है ना, तो 1/9 अपॉन 1/3, तो हर बार 1/3 ही आएगा। अब देख लो बाकी लोग, मैं इन जनरल अगर इसको सॉल्व कर दूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 मैं यहाँ y कर दूं ना, और यहाँ मैं अगर y भी लिख दूं तब भी ये 1/9 रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो ये वैल्यू जो है 1/3 ही आना है इसको, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ से क्या बताया हूँ, देखो चेक कर लो, ये 1/3 आना है फॉर ऑल y इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि x3 गिवन है ना, तो y की वैल्यू 1 2 3, मतलब ये y इज इक्वल टू y है। अब तुम ठीक से इसको डाइजेस्ट करो, ये ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन पूछो। तो मैं आता हूँ वापस, जो मैं ढूंढ रहा था, 1/9 कैसा है वो एक बार बता दो। 1 x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और ज्वाइंट की वैल्यू कितनी है 1/3। तो x अच्छा को 3 रखेंगे तो ठीक है। चलिए, तो हम यही ढूंढ रहे थे, इसके लिए वो सब करना पड़ रहा था। तो हमें चाहिए y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू 3, तो इसकी जो वैल्यू मुझे चाहिए थी, सो हुआ क्या, ये आंसर हमेशा 1/3 है, चाहे y कुछ भी ले लो,
ये 1/3 आएगा, चाहे y कुछ भी ले लो। तो कहने का मतलब ये है, जो बता रहे थे सही बता रहे थे। सो 1/3 1/3 1/3 आ गया। अब क्या इसको मान लो एक नया रैंडम वेरिएबल है, तो क्या इस पीएमएफ का मीन नहीं आ जाएगा? यही तो पूछ रहा है। मैंने कहा डब्लू है मान लो, तो ये डब्लू का पीएमएफ आ गया, तो इसका मीन क्या आएगा? है ना, समेशन एक्स आई पी आई। तो 1 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 ऐड कर लो। ठीक है जी। तो यहां से जो एक्सपेक्टेशन चाहिए y गिवन x बराबर 3 का, तो पहले मैंने इसका पीएमएफ निकाला, पीएमएफ आ गया तो मीन आ जाएगा। ये कल मैंने बताया ना, तो मीन आ गया 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 3, 3 + 2 + 1, 6/3, 2। सो 2 इज द आंसर। अब जिनको डाउट है पूछो, कल मैंने इसकी थ्योरी बताया वही यूज किया हूँ अभी मैं, कि जस्ट पहले मुझे इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन से पहले मैंने पीएमएफ निकाल लिया। अब पीएमएफ आ गया तो एक्सपेक्टेशन आ गया। ये एक नया रैंडम वेरिएबल समझ लो, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी w इज इक्वल टू स्मॉल y, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और इसका ये पीएमएफ है, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ तुम इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ w लिख सकते हो, जो कि हमारा 2 आया। तो वैसे अगर प्रॉब्लम हो तो w क्या है? w इसका नाम रखा हुआ है, y गिवन x बराबर 3 का नाम w रखा हुआ है। ओके, आई थिंक ये समझ आ रहा होगा। देखो आगे, तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स वाई विद इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल 0 1 एस है x प्लस वाई। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल हैव नो रियल रूट। है ना, दो रैंडम वेरिएबल है, ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए नो रियल रूट। तो सिंपल, लेकिन तुम्हें पता है, अभी बता तो रहा था, ये तो अभी बताया था कुछ दिन पहले। ये बताओ, जैसे मैं कुछ दिन पहले बताया था ना, मैं याद दिलाता हूँ कि मान लो ए कोई सबसेट है आर स्क्वायर का, ठीक। सो ए इज एनी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए? अगर एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ए कोई सबसेट है आर स्क्वायर का, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए? फॉर्मूला क्या है इसका? व्हाट इज आइडेंटिटी? देखो मैं लिखाया होगा थ्योरम, पहले क्लास के आखिरी जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़े भी थे मैंने सॉल्व करना खुद ही, इसी बेस था ना वो। क्या था फॉर्मूला? क्या है इसका? क्वेश्चन ये है। सो व्हाट इज फॉर्मूला कि अगर हाँ हाँ, विथ जॉइंट पीडीएफ f of x y x comma y. So this is the double integration fx y x y। अब मर्जी है dx dy लिखो या dy dx लिखो, ओवर रीजन a। तो ये फॉर्मूला है। तो ये अप्रोच यूज होगा दूसरे क्वेश्चन में, देखो जो मैं अभी करूंगा। सो दिस अप्रोच विल बी यूज्ड इन सेकेंड क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ये वाला अप्रोच यूज होगा। थोड़े से क्वाड्रेटिक का इक्वेशन कॉन्सेप्ट यूज होगा, बाकी प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी निकालने में वो अप्रोच यूज होगा। ठीक है, देखो। सो अभी के लिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स वाई बी द इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड इंडिपेंडेंट तो बता ही दिया मैंने, इंडिपेंडेंट बताया था ना कि दो रैंडम वेरिएबल कब इंडिपेंडेंट है? जब ज्वाइंट को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, चाहे वो ज्वाइंट सीडीएफ हो, ज्वाइंट पीडीएफ हो, ज्वाइंट पीएमएफ हो, यू कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, सो इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट। ये बताया मैंने। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पहले ही बता चुका हूँ। सो दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब दोनों का पीएमएफ कॉमन है, पीडीएफ कॉमन है, सीडीएफ कॉमन है। रैंडम वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है, लाइक एक्स में रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड, वाई में रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स, बट उसका पीडीएफ सेम आएगा, सीडीएफ सेम आएगा, सपोर्ट सेम आएगा, वेरिएंस सेम आएगा ना। सो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन सेम है उसका। ये कहने का मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल मतलब इक्वल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बोलना चाह रहा है। तो सो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, तो सिंपल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है x है यूनिफॉर्म 0 1, y इज ऑल्सो एक्स वाई आर IID यूनिफॉर्म 0 1, ये कह रहा है जी। मंगलेश्वरी आपका माइक ऑन है। तो
यहाँ से क्या होगा, अब s मेरे पास x प्लस वाई है, तो यहाँ s का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अभी आगे देखो चाहिए क्या मुझे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। द क्वेश्चन इज, देखो अब मैं आगे आता हूँ, प्रोबेबिलिटी है कि 9x² प्लस 9sx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। अब आप ये भी जानते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c हैज नो रियल रूट इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है, b² minus 4ac less than 0. हाँ, सो b² माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा। ये थ्योरम है हमारे पास कि दिस हैज नो रियल रूट इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। सो नाउ, सो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, दिस हैज नो रियल रूट मीन्स व्हाट, कि b², सो ये ax² प्लस bx प्लस c है, सो a के प्लेस पे 9, b के प्लस 9s, b के प्लेस पे c के प्लेस पे 1 है, सो b² माइनस 4ac, सो b² माइनस 4ac दिस इज नेगेटिव। तो इसको फर्दर कंटिन्यू करूं तो 81 s² क्या आ जाएगा, लेस देन, इसको उधर भेज दो 36, तो यहां से आएगा, इसको और कंटिन्यू करो, s² लेस देन 36/81 और टेकिंग रूट बोथ साइड। अब देखो s है x प्लस वाई, x की वैल्यू 0 से 1 में होगी, y की वैल्यू 0 से 1 में होगी, तो s की वैल्यू 0 से 2 में हो सकती है, तो s नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए मॉड लोगे तो हट जाएगा, कहने का मतलब टेकिंग रूट बोथ साइड, तो s विल बी लेस देन 6/9 एंड व्हाट इज योर s, s क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे x प्लस वाई, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया। सो अब एक्चुअल क्वेश्चन ये है मेरा, तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए। सो मुझे क्या पता है, अब देखो ध्यान से, एक्स वाई यूनिफॉर्म 0 1 है, तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, किसके इक्वल आएगा ये, 1 के, बिकॉज एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, तो ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होंगे, और मार्जिनल में पीडीएफ 1 है तो 1 × 1 1, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है और ये y की वैल्यू 0 से 1 में है ना, और आगे लिखा रहता है 0 अदरवाइज, ठीक है, यहाँ तक 0 अदरवाइज। अभी समझो, सो ये है ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई का, मतलब अगर ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ये आपका सैंपल स्पेस है, ये 1 है यहाँ पे, ये 1 है, सो दिस स्क्वायर इज द सैंपल स्पेस, ओके है भाई। अभी मैं लिख रहा था ना, अभी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, अब तुम देखो ये तुम्हारा वो सेट ए है जो मैं कह रहा था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, जहां ए कोई सबसेट है r² का, तो ये वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है ग्राफ में बता देता हूं, देखो तो विच रीजन इज दिस, सो इसका ग्राफ बना लो, सो x प्लस वाई लेस देन 6/9, 6/9 0 पॉइंट समथिंग होगा, कितना कैंसिल करोगे तो 2/3, 2/3 मतलब 0.666 है ना, तो लाइक, तो 6/9 इज लाइक 2/3, कैंसिल कर दो है ना, s इज लेस देन 2/3, तो इसको बेटर है 2/3 ही लिखो। सो मान लो 2/3 यहाँ है, लेट से 2/3 यहाँ मान लो 2/3 है, सो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3। अब बताओ लेस देन 2/3 है तो किधर आएगा, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, अपर हाफ या लोअर हाफ, लोअर हाफ, तो लेस देन है तो लोअर हाफ आएगा। तो अभी के लिए ओरिजिन रख के चेक कर लो, तो ये जो व्हाइट रीजन दिख रहा है तुम्हें वो सेट ए है जो मैं कह रहा था, सो व्हाइट रीजन इज योर सेट ए। सो नाउ ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी, तभी मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, डबल इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट पीडीएफ ओवर डिवाइड dx dy, तुम्हारी मर्जी है, व्हाइट रीजन, ये व्हाइट रीजन सेट ए है जो मैं सेट ए में लिख रहा हूं, दिस इज योर सेट ए जिस पे तुम्हें इंटीग्रेट करना है एक्चुअली, है ना, तो मतलब ये रीजन ए है, इसका नाम ए रीजन है, कर पाओगे इंटीग्रेट, बताओ करके, ज्वाइंट पीडीएफ 1 है, सो मीन्स दिस इंटीग्रल विल रिड्यूस 1 dy dx, y की लिमिट क्या होगी इसमें,
तो इसमें 0 से 2 वर्टिकल y स्ट्रिप minus बनाओ, ये है y बराबर 0 और यहाँ लाइन पे y की वैल्यू निकालोगे तो 2y3 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू 0 से 2y3 माइनस एक्स। देखो इंटीग्रल पहले पढ़ने का यहाँ थोड़ा फायदा मिलेगा तुम्हें कि तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। और x की वैल्यू क्या है 0 से लेके 2y3, तो 0 से 2/3 इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर है। तो यहाँ s का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। ये मेरा एक इवेंट है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा तो उस पर इंटीग्रेट कर देना है। बताओ इंटीग्रेट करके कितना आया। 4/9 अच्छा एक्चुअली इतना करने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो वैसा है, इट इज लाइक डबल इंटीग्रेशन 1 dy dx ओवर a, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, यही ना, एरिया ऑफ रीजन ए dy dx, तो एरिया रिप्रेजेंट करता है ना, ये 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि 1 है, सो इट इज लाइक dy dx, इतना क्यों करने की जरूरत है। सो दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द रीजन ए, तो लिमिट में पुट करने की जरूरत ही नहीं थी। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जो ये व्हाइट पोर्शन है उस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आंसर कितना आ गया फाइनली, सिंप्लीफाई कर लो, 2 काट दो, 2/9 इज द आंसर, दैट्स ऑल। देख लो, सो इतना करने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ ना डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 हो गया ना, यहाँ पे ज्वाइंट पीडीएफ 1 हो गया, तो ये एरिया हो गया, एरिया, और एरिया कितना है 2/9, कैसे 2/9 यहाँ बताया हमने, देख देख लो एक बारी। ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, खुद से सॉल्व करके देख लो, जैसे क्लास के बाद भी तुम चाहो तो ये सब क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता हूँ खुद से सॉल्व करके देख लो, अगर खुद से कर पा रहे हो मतलब समझ आ गया, ये चीज़ें हैं, सेम क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके देखो। आओ यहाँ पे, सो ये सिमिलर क्वेश्चन ही है अभी के लिए, जो कल जो अप्रोच बचा वही यूज करो, तो ये उसी अप्रोच पे ये भी हो जाएगा। डायरेक्ट भी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी मैं तुम्हें सिंगल उस तरीके से सॉल्व करो। तो अभी के लिए इसमें क्या करना है, एक तो पहली बात तुम्हें बता रखा है ये ज्वाइंट पीडीएफ है, तो ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करके सी की वैल्यू बताओ। दूसरा सी आ गया तो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है, y गिवन x बराबर 2, तो पहले तुम्हें पीडीएफ निकालना पड़ेगा, है ना, तो ये सॉल्व कर सकते हैं, ये क्लास में मैंने कराए ये सब। सो मैंने जो अभी सॉल्व किया ये x मोर देन 0 y मोर देन 0, मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना, अभी तक ठीक है, मतलब आप जो कह रहे हो ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो, जो जिन लोगों को कंफ्यूजन हो इज फाइन, मैं अभी सॉल्व किया हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ एक्चुअली, अभी के लिए क्वेश्चन यहाँ अलग था तो मैंने क्वेश्चन अलग समझा है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है, तो अभी के लिए मान लो इसको इग्नोर करो, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है, अभी ठीक है, अब देख लो। हाँ 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 इंडिपेंडेंट, आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना, हाँ y का लिमिट x से इन्फिनिटी होगा शाश्वत, सही कह रहे हैं आप, है ना। मैंने उसमें पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं देखा है तो इसलिए मुझे लगता है वो मैंने कंफ्यूज हुआ हूँ ना, अभी ठीक है, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, अभी मैं उस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करता हूँ तो आता हूँ फिर। मतलब जिन लोगों ने 1 निकाले ना वो इसलिए निकाले क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया, तो उससे गलती है। देखो नेक्स्ट मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इस क्वेश्चन को तो आप जो लोग है ना जो सपोर्ट ठीक से देखे हैं तो उसके हिसाब से वैसा है, वरना मैं दोबारा इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो तो अभी के लिए क्या है, एक्चुअली सपोर्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा वरना गलती है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब बताओ अब क्या होगा, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए मुझे ये मैंने क्या किया ना, मैंने 0 से इन्फिनिटी ले लिया क्योंकि 0 से वो मान, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, क्या होगा अब c की पावर -x, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ तो x y पे डिपेंड कर रहा है, तो सो dy dx, अब लिमिट क्या होगा y का इसके अकॉर्डिंग, x से इन्फिनिटी और x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, अब सही है,
अब सॉल्व करके देखो क्या आता है। अब ठीक है ना जो आप लोग कहना चाह रहे हो, इट इज फाइन। तो अब यहां से अब सॉल्व करके सी निकालो, क्योंकि मुझे ना वो क्वेश्चन याद था जो मैंने क्लास में लिखा है, इसलिए मैंने कहा वही क्वेश्चन है, तो मैंने सपोर्ट ध्यान से नहीं देखा। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट अलग है। जो मैंने क्वेश्चन क्लास में लिखे थे तो वहां मैंने सपोर्ट वो लिया था, तो होता ना कई बार हम पहले से प्री अज्यूम कर लेते हैं चीजें, तो वो गलती यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो मैंने जो क्लास में लिखे थे वो ये था, वहां पे x मोर देन 0 y मोर देन 0 था, तो इसलिए वैसा सॉल्व किया है। तो जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वो इसके लिए सॉल्व किया है। ठीक है, और इंटरनल लिमिट 0 to y को भी चलेगा ना? हम्म, एक बार चेक कर लो। मैं क्या किया, मैंने y का लिमिट पहले लिखे ना, तो y x से इन्फिनिटी, और या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप, दूसरे तरीके से आप लिखेंगे तो आएगा अगर x की लिमिट पहले लिखोगे तो क्या होगा 0 से y एंड 0 से इन्फिनिटी। अब सही है जी। तो अगर यहाँ पे dx dy लिखता हूं तो ऐसा होगा, dy dx में ऐसा होगा। इज इट फाइन? चेक कर लो एक बारी। वही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो कैसे भी करो तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है ना? कई बार ना देखने में गलती होती है, तो अब इंटीग्रेट कर पाएंगे तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, x को कांस्टेंट मान के। अगर इससे कर रहे हो तो, अगर इससे कर रहे हो तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो y को कांस्टेंट अज्यूम करके। नाउ यू सॉल्व दिस। तो अब आई थिंक c की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 2 आ रहा था 2 आएगी। जो लोग बता रहे थे। ठीक है, एक बार चेक करो, है ना, मान लो कहीं मिस्टेक होता है तो बताओ। तो इसमें ठीक है। तो आई थिंक इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब निकालो एक्सपेक्टेशन। तो अब क्या करोगे, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा पीडीएफ ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x। पहले ये निकालो, और ये जब आ जाएगा आपका तो आप निकालो पीडीएफ ऑफ y x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? तो यहाँ पे डिपेंडेंट ऐसे ही दिख रहा है, कल भी बता रहा था ना कि जैसे यहाँ बोल रहा है y मोर देन x है, तो अगर x को मैंने मान लो 3 फिक्स कर दिया तो y की वैल्यू 3 से ज्यादा ही होगी। इसका मतलब है कि y इज डिपेंडिंग अपॉन x। और जैसे अगर हम y को फिक्स कर दिया मान लो 5, तो x की वैल्यू 0 से 5 में होगी। तो x एंड y आर डिपेंडेंट डायरेक्टली, यहाँ से दिख रहा है ना। जो मैं सॉल्व कर रहा था वो 0 से मैं ये करके ना, तो हमने अभी जो सॉल्व किए हैं यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इंडिपेंडेंट लिया है मैंने, तो इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट ले रखा है, तो मैंने उसका ध्यान नहीं दिया क्या है। तो मैंने खुद से इंडिपेंडेंट लेके फिर ये सॉल्यूशन आएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो ये सॉल्यूशन आएगा, और ये वाला क्वेश्चन है तो अब सॉल्व कर रहे हैं। देखो, अगर ये सपोर्ट ले रहे हैं आप तो उसके लिए यहाँ से ये आया, ठीक है, और ये अब निकालिए आप लोग। तो इसका कल हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, बताइए। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो पूछना है ना, ताकि बाकी लोग क्लियर हो जाए, वरना गलती हो जाती है कई बार, बाद में फिर पता चलता है क्लास के बाद। तो ये निकालो एक बार। क्या करोगे इसके लिए, पहले आपको मार्जिनल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला है एक्स वाई का ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स। पहले ये निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कीजिए। तो उसके लिए पहले आपको मार्जिनल चाहिए, है ना। यहां से c तो आ गया 2, अब मैं मार्जिनल निकालूंगा। तो x का मार्जिनल निकालने के लिए हमने क्या अप्रोच सीखे थे कि ज्वाइंट को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यही था ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, c टाइम e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस वाई, कितना, हमें x का मार्जिनल चाहिए तो y के रेस्पेक्ट में। अब ज्वाइंट में आप देखोगे y की लिमिट क्या है, ज्वाइंट में y की लिमिट आप क्या लोगे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है तो x से इन्फिनिटी होगा ना, तो यहाँ x से इन्फिनिटी होगा। ओके है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो।
सी तो ऑलरेडी पता है मुझे 2 आ चुका है, और ई की पावर माइनस एक्स बाहर कर लो, और जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वाई कितना आएगा? सो ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 है ना। ये आ जाएगा। सो 2 ई की पावर माइनस 2x, इज इट फाइन? तो x तो यहाँ पे वो आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया ना। और x का सपोर्ट मोर देन 0, तो डिवाइड कर लो इसको। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा? तो नाउ यू हैव, यहाँ से ज्वाइंट है आपके पास 2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन कितना आ जाएगा? 2 ई की पावर माइनस 2x। सो सिंप्लीफाई होगा, कितना आया? तो 2 2 कैंसिल, एक ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे आप? ये 2 2 कैंसिल हो गया, एक ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस वाई माइनस द माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स, और वाई, ये वाई का पीडीएफ है, तो वाई का सपोर्ट क्या है? मोर देन एक्स, तो यहाँ होगा वाई मोर देन एक्स। तो ये क्या निकाला मैंने अभी? कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। सो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स इज ई की पावर माइनस वाई माइनस एक्स। इसको शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल बोलते हैं या ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल। सो इट इज ट्रंकेटेड ऑन, हाँ जी संपद, क्या ई की पावर माइनस 2 आ रहा है? कहाँ पे चेक कर लो, सही है? सर आंसर आ रहा है। ये ओके है ना? अभी जो किया बोर्ड पे इसमें कुछ मिस्टेक है? अच्छा आपका ना आंसर ना फाइनल, ठीक है, ओके सही है सही है। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ना। अब x को 2 रख दो, तो इसमें x को जब आप 2 रख दोगे, जैसे अभी जो आंसर आया ना, इसमें x की जगह 2 रख दीजिए। सो e की पावर माइनस वाई माइनस 2 वाई मोर देन 2 आ गया। तो ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप यहां से क्या निकालोगे? सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो यहां से निकालो। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या चाहिए था आपको? y गिवन x बराबर 2, तो मतलब ये पीडीएफ है इसका पीडीएफ है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y इंटू, देखो मेनली y का ही पीडीएफ है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पीडीएफ y का है जब x गिवन है। तो जैसे यूनिवेरिएट में आप y का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे आप। तो ये आ जाएगा y, और पीडीएफ क्या है? e की पावर माइनस में y माइनस 2 dy, और सपोर्ट क्या है? 2 से आगे है, सो 2 से इन्फिनिटी। अब इसको आप कर सकते हैं क्या सॉल्व? बस बताइए, जैसे लोग बता रहे हैं अलग अलग। अब तो आई थिंक इसमें ओके है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ई की पावर माइनस 2 या ई की पावर 2, बाई पार्ट लगा लो, या जैसे भी ठीक लग रहा है वैसे करो, या इसमें वो कर सकते हो तुम 2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, वेरिएबल y माइनस 2 को तुम t मान लो, तो उससे क्या होगा? ये गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे भी इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, मैं अगर कह रहा हूँ कि y माइनस 2 को t ले लो, तो अभी के लिए इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? सो y हो जाएगा t प्लस 2 ई की पावर माइनस टी डी टी 0 से इन्फिनिटी। दे गामा में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा ये। सो गामा से कर सकते हो, गामा इंटीग्रल अभी पढ़ा है हमने, तो इंटीग्रल कैलकुलेशन जो भी पढ़ा है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ब्रेक कर लो, तो एक हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस टी डी टी, ऐसे कुछ ना, देख लो। और प्लस सर इससे 3 आएगा, वो शुरू में लिमिट 2 की जगह 0 कर दिए थे तो 1/e² आ गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, वही ध्यान से आपको एग्जाम में करना है, लेकिन है ना, क्योंकि मिस्टेक होगा तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा। तो ये आपका आ गया गामा 2, दिस इज गामा 2 प्लस ये 2 क्या कर रहा हूँ मैं? 2 तो बाहर हो ही गया ना, तो ऑलरेडी हटा दो, 2 तो ऑलरेडी बाहर कर चुका हूँ, तो 2 ऑलरेडी बाहर हो गया ना, तो यहाँ पे सो रिमूव दिस। सो ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग ब्रेक किया हमने, टी की पावर माइनस टी और 2 की पावर माइनस टी। सो गामा 2 प्लस 2 टाइम गामा 1, सो गामा 2 भी 1 होता है और गामा 1 भी 1 है। तो फाइनली जो आंसर आ गया आपका यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो आंसर इज 3। सो अभी के लिए चेक कर लीजिए, ये ठीक है।
तो जो पिछले वाला मैं सॉल्व कर रहा था उसमें बस मैंने क्या किया, x मोर देन 0 y मोर देन 0 अज्यूम करके फिर मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। अभी के लिए ये है। अब इसमें एक बार देखिए, कहीं डाउट है तो बताइए। तो जो लास्ट क्लास में जो हमने किए थे वही चीज़ मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि यू फाइंड द जॉइंट पीडीएफ एंड देन यू फाइंड द मीन। ओके है जी, किसी को डाउट है इसमें? देख लीजिए अभी। अभी देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं सो दैट बाकी लोग है ना, थ्योरीज तो ऐसे ही कहीं से भी हो जाएगा, मेन तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही है। प्रॉब्लम करोगे तभी तो समझ आएगा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कैसे। एग्जाम में प्रॉब्लम्स ही आते हैं, तो थ्योरी तो वैसे थ्योरी थोड़ी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत लोगों को समझ नहीं आता ना। पहले क्वेश्चन समझ, मेनली तो सीखना है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आएगा। ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन डाल रखा है, इसको हटा दो अभी। जैसे ये क्वेश्चन है, अब जैसे यहाँ पे आप आओ तो जैसे इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, तो क्वेश्चन है कई सारे अप्रोच होते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी के लिए इसका हिंट मैं क्या दूंगा, तुम लोग खुद सॉल्व करो। मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे तो उससे बहुत फायदा थोड़ी होना है। फायदा तब होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वैसे ही जैसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है ना। बड़ा थ्योरी तो कोई भी पढ़ा रहा है, तुम यूट्यूब पे गूगल पे कोई टॉपिक सर्च कर लो, इतने यूट्यूब पे लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। डिफरेंस कोचिंग का ये है ना कि वो तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, ये फायदा है। वरना कोई भी NPTEL पे सुमेश सर के वीडियोज़ हैं, इतने सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, लेकिन सब थ्योरी तो सब पढ़ा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा तभी होगा। तो पहले ये ज्वाइंट है तुम्हारे पास, इस ज्वाइंट के हेल्प से तुम मार्जिनल निकालो एक्स का। एक्स का मार्जिनल कैसे निकालोगे, जो ज्वाइंट है उसको इंटीग्रेट कर लो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। y की लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to x, करो इंटीग्रेशन। और ज्वाइंट तुम्हारे पास कितना है, तो ज्वाइंट इज एक्चुअली e की पावर -x। अब ध्यान देना ये बाहर आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करो, ये तो बाहर आ जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा x e की पावर -x आएगा, देखो। और सपोर्ट क्या होगा, तो अब ये y x का मार्जिनल है, तो x का मार्जिनल है तो x का क्योंकि y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट होना तो x बाहर हो जाएगा। तो ये मार्जिनल है x का, तो y x का सपोर्ट कितना होगा, y को गायब कर दो तो ग्राफ बना सकते हो, 0 से इन्फिनिटी आएगा। सो x मोर देन 0 आएगा, 0 से इन्फिनिटी x की वैल्यू। अब ये ex निकाल लोगे, तो ex कैसे निकलेगा यहाँ पे, सो ex इज x टाइम PDF ऑफ x dx। x की लिमिट कितनी है 0 से इन्फिनिटी, सो x टाइम PDF है x e की पावर -x dx, 0 से इन्फिनिटी। सॉल्व कर लो इसको और बताओ, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर की गामा 3, और गामा 3 इज 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। एक बार चेक कर लो। तो मुझे ज्वाइंट दिया था, ज्वाइंट से मैंने x का मार्जिनल निकाल लिया, x का मार्जिनल आ गया तो x का PDF आ गया। अब x का PDF पता है तो x का मीन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। और तुम ग्राफ भी बना सकते हो इस रीजन का ना, इसका तुम अगर ऐसे चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो कि y लेस देन x, x मोर देन y। तो ये पूरा रीजन है, ये रीजन है, देखो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था यहाँ पे। तो और ये y बराबर x था। आई थिंक इसमें किसी डाउट नहीं होगा। तो ये सब खुद से सॉल्व करो, बहुत लोगों ने कर भी लिए होंगे, लेकिन वो लोग जो बिगिनर है ना, जिनको नहीं आता, तो उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि है ना मेरा काम तो सबको साथ लेके चलना है। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बोल रहा है आपसे, तो जितने मैं 2-3 क्लास में थ्योरी पढ़ाए उस पर बेस्ड ही ये क्वेश्चंस हैं। तो अब तुम खुद नहीं सॉल्व करोगे तो मुझे करवाना पड़ेगा, अगर खुद सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, और जितनी बार रिवाइज करोगे उतना फायदा है। बताओ इसका आंसर बताओ। तो इसमें क्या करना है आपको, ज्वाइंट PMF दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो तुम्हें y का मार्जिनल PMF निकालना है। तो कैसे निकालते हो y का मार्जिनल PMF, ज्वाइंट को समेशन कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x है ना, बताया ना हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम ज्वाइंट, तो यहाँ पे हो गया। और इसको y का चाहिए तो x के रेस्पेक्ट में, x की वैल्यू क्या है 0 से इन्फिनिटी, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेट यहाँ पे समेशन करना है।
तो ज्वाइंट को समेसन करो, बताओ क्या आएगा। ये तो ये आ गया ना, तो तुम्हें किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में समेसन करना है। तो एक्स वाला टर्म तो बस इतना ही है, बाकी बाहर हो जाएगा। सर 1/2 की पावर y प्लस 1। अच्छा एक मिनट, सो 2 की पावर y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 था, और यहाँ समेसन कर दोगे, है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में समेसन कर देंगे। पावर y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2 की पावर y प्लस 1 इंटू y प्लस y प्लस 1 इंटू 1 अपॉन y प्लस 1। नहीं ऐसा तो नहीं आना चाहिए, इनमें से कोई आएगा ना, तो पॉइसन आएगा या ज्योमेट्रिक आएगा, तुम्हारा तुम्हारा तो कुछ भी नहीं आ रहा, ज्योमेट्रिक हाफ। ये नहीं आएगा ना फिर, तो ये क्यों आएगा। और यहाँ पे y प्लस 1 है, तो y की सपोर्ट क्या होगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि वहां से दिख रहा है। तो ज्वाइंट को समेसन करो x के रेस्पेक्ट में, तो मार्जिन आ जाएगा डिस्क्रीट में। कॉन्टिन्यूअस में ज्वाइंट को, पिछला क्वेश्चन भी इसी अप्रोच में था, पिछले में क्या था कि ज्वाइंट को इंटीग्रेट करो एक यहाँ y के रेस्पेक्ट में, तो x का मार्जिनल आ गया। यहाँ पे तुम्हें y का मार्जिनल चाहिए था, डिस्क्रीट था, तो यहाँ समेसन हुआ। यहाँ कॉन्टिन्यूअस था तो इंटीग्रेशन हुआ। सिमिलर अप्रोच ही है, बट इसे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना क्लियरिटी आएगी। ये तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, ज्योमेट्रिक विथ 1/2, ये आ जाएगा। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल में है, दिस इज आल्सो सिमिलर क्वेश्चन। बताओ पहले सी निकालने हैं, नाउ यू फाइंड सी यूजिंग पीडीएफ, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट पीडीएफ, डबल इंटीग्रेशन करके 1 के इक्वल रख दो, और फिर ये निकालो, इस रीजन पे प्रोबेबिलिटी निकालो। C is equal to 8 आता सी की वैल्यू कितनी आई, है। चैट में लिखो समझ आएगा। यहाँ पे सिंपल सी निकालना है तो डबल इंटीग्रेशन को 1 के इक्वल रखो, और यहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, देखो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, तो दिस सेट विल बी सेम एज एक्स मोर देन वाई। अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल कर दोगे तो एक्स मोर देन वाई आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो अभी तुम्हें बताया था मैंने कि एक्स वाई बिलोंग्स टू सम रीजन आर या सम सेट ए, तो उसमें सिंपल करना होता है डबल इंटीग्रेशन। तो तुम्हें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है। तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसे, सपोर्ट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तुम्हारा सपोर्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसके अंदर ग्राफ बनाओगे तो ये है y इज इक्वल टू एक्स, तुम्हें चाहिए x मोर देन y, तो x मोर देन y किधर होता है, यहाँ पे। तो ये जो वाइट रीजन है, ये इवेंट है जिसपे मुझे इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज द इवेंट वेयर यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट कैसे करोगे, सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ, ये पीडीएफ लिख लो, सी जो भी आया, तो ज्वाइंट पीडीएफ। अब देख लो तुम्हारी मर्जी, डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, क्या आसान पड़ेगा, किससे भी कर सकते हो, हालांकि अलग प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी फ्री है और ये फंक्शन भी यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंटीग्रेट कर लो। y की वैल्यू क्या है, 0 to x, y की वैल्यू यहाँ से 0 to x, और x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, या पहले x लिखना चाहो पहले x लिख सकते हो, है ना। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, तो x की लिमिट लिखोगे तो x की लिमिट हो जाएगी y टू इन्फिनिटी, y की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, ठीक है। बट ये सब सॉल्व करके देखो, अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं एक भी क्वेश्चन तो मतलब तुम्हें कोई फायदा नहीं है ना, फिर
फिर तुम्हें सीखना पड़ेगा पहले। अभी जो सीखे हो वो अप्लाई करना आना चाहिए, जो भी डेफिनेशन थ्योरम्स पढ़े हो ना उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? जब सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा। नहीं तो काम करो उस चीज़ पे जहाँ वीकनेस है, जहाँ प्रॉब्लम लग रहा है उस पर काम करो कि क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट का। ओके है भाई? चैट में बताओ आंसर क्या आया। तो जैसे बता रहे लोग C4 C8, 8 आया इसका मतलब। अच्छा अरे भाई देखो सिलेबस जाके देखो वहां पे है, ठीक है ना। सिलेबस खोलो जैम का और गेट का, कंपेयर करो जाके। ये सब सर खुद 2 भी कर by सकते हो 3 तुम। हाँ इंटीग्रेशन 2/3। अच्छा C तो 8 आ गया, इंटीग्रेशन 2/3 आ गया। तो यहां से C इज 8 और ये वाला आंसर 2/3 आया। बाकी लोग सॉल्व करके देखो, आपसे सॉल्व होने चाहिए। नहीं हो रहा तो पूछो, फिर मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ बताओ। अगर बोलोगे तो मैं खुद इंटीग्रेट कर दूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन करना यहाँ मुश्किल नहीं है। एक्स वाला टर्म अलग कर लो, वाई वाला अलग कर लो। तो पहले वाई वाले को इंटीग्रेट करो यहाँ पे, फिर एक्स वाले को करना, या वहाँ कर रहे हो तो पहले एक्स वाले को इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट कर दो, फिर वाई। जैसे डबल इंटीग्रेशन जिन लोगों ने कवर किया है, डबल इंटीग्रेशन पहले करना होगा इसके, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन कर लोगे मतलब इंटीग्रल कैलकुलस इसमें बहुत यूज होगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस करना जरूरी है इससे पहले। मैं बता रहा हूँ जो हमने अभी तक पढ़े ना उस पर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये तो थ्योरम ही है, ये तो हमने क्लास में ही लिखा रखा है ना थ्योरम, कि x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है। तो कंडीशनल x1 अपॉन x1 प्लस x2 क्या थ्योरम था? गिवन है ये। अच्छा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 इज 1, ये भी थ्योरम ही है एक्चुअली। क्या आएगा? सर यूनिफॉर्म इंटरवल 0 1। यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। यूनिफॉर्म ही आएगा ये भी, ये थ्योरम है, सर इसको पहले प्रूफ भी। हाँ एक्सपोनेंशियल को पहले गामा में चेंज करेंगे और फिर गामा से बीटा वन जो होता है वो 0 1 के बराबर, बीटा 1 1। बीटा 1 1, लेकिन अब एक ध्यान रखना, एक एक होता है रेशियो x1 अपॉन x1 प्लस x2, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 ही आता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कंडीशनल है तब भी आंसर वही आएगा। तो कंडीशनल को प्रूव कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? PDF निकालना पड़ेगा x1 गिवन x1 प्लस x2 का। तो मान लो x1 प्लस x2 को y, और फिर उससे कंडीशनल निकालने पड़ेंगे। ये भी वो यूज होगा, जैकोबियन मेथड यूज होगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, फिर जैकोबियन पे आते हैं। अभी के लिए यहाँ पे आओ। तो ये क्या बोल रहा है? मार्जिनल। तो मार्जिनल हमने डिस्कस किया है ना, एटलीस्ट जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया पिछले 2 3 क्लास में, मैं ये चाहता हूँ कि उसके क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने आए। तो बस मैं क्लास में सॉल्व करवा रहा हूँ, तुम खुद सॉल्व कर लो, और नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। बट सॉल्व होने चाहिए क्वेश्चन, ये है। अब ये सॉल्व करके देखो कि ज्वाइंट PMF दे रखा है आपको, ये XY का, सॉरी हाँ ज्वाइंट दे रखा है। बताओ मार्जिनल PMF बताओ, x का क्या होगा और y का क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द मार्जिनल PMF ऑफ x, ये बताओ। व्हाट इज मार्जिनल PMF ऑफ y, ये बताओ। फिर अगला फाइंड द कंडीशनल PMF x गिवन y इज इक्वल टू 5। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द PMF ऑफ x गिवन, पहले तो ये निकाल लो बाद में 5 रख देना, ठीक है। सो ये पूछ रहा है आपसे y बराबर 5, ये है। और अगला क्वेश्चन है y गिवन y x इज इक्वल टू 6। तो ये 4 क्वेश्चन एक साथ पूछा है। अब इसको सॉल्व करके देखो खुद से, और हो जाएगा। जिन लोगों ने ठीक से समझे टॉपिक को, जो ट्राई करेंगे वो हो जाएगा, जो ट्राई नहीं करोगे कैसे होगा? बताओ क्या क्या आंसर आएगा। कल ये सब डिस्कस किया हमने, है ना।
हम्म हम्म आया भाई? मार्जिनल क्या आया? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशनल वाई का बाइनोमियल 5,1/2 आ रहा है। अच्छा, ये और बाइनोमियल 5,1/2 आ गया। ओके। और सर वाई प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू वाई का पॉइजन 1 आ रहा है। अच्छा, ये बस पॉइजन दो 1 है। और ये क्या आएगा? ये डिपेंडेंट है। m की वैल्यू 0 से n है और n 0 से इन्फिनिटी है। ओके। है ना? अभी सॉल्व करके देखो, नहीं होगा फिर मैं सॉल्व करूंगा, ये है, लेकिन ट्राई करके देखो।
अब देखो इसको ऐसा सोच सकते हो, m की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही है, ये ऐसा है, समझो आपको ये समझ आएगा कि 0 लेस देन m लेस देन n लेस देन इन्फिनिटी, इस टाइप का डिस्क्रीट में। तो मेरे लिए यहाँ आपको लग रहा होगा क्या लेंगे, समेसन, तो मैं ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जब आप ज्वाइंट लिखोगे ना ये कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू n, तो यहाँ x का मार्जिनल चाहिए, तो x इज इक्वल टू जैसे m है मान लो, ठीक है ना, यहाँ y n है ना, तो अब क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू m है तो आपको समेसन लेना है y के रेस्पेक्ट में। सो y कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो तो y का मतलब n की वैल्यू है ना, y का मतलब क्या, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कहाँ से लोगे, देखो जो मैंने इक्वलिटी लिखा उससे दिख जाएगा आपको। बताओ यहाँ n का रेंज हम क्या ले सकते हैं, व्हाट इज रेंज ऑफ n हेयर, m से इंफिनिटी, तो यहाँ होगा n की वैल्यू स्टार्ट करो m से और इंफिनिटी तक जाओ। अब ये समेसन निकालो क्या आएगा, जैसा इन्होंने बताया, तो ये यहाँ पे क्या किया होगा, समेसन प्रोबेबिलिटी x इज m, y इज n, अब y इज n चाहिए, सो m की वैल्यू, तो m तो आपने 0 से n ले लिया होगा, 0 से n, 0 से n, डिस्क्रीट समेसन हो रहा है, तो अब तो निकाल पाएंगे आई थिंक। ये समेसन करो, देखो क्या आता है, कर पाओगे सॉल्व, सॉल्व करो तभी सीखोगे। सर e की पावर -1/2 m फैक्टोरियल। अच्छा कितना e की पावर e की पावर -1/2 m फैक्टोरियल। अच्छा e की पावर -1/2, अच्छा और इसका बाई m फैक्टोरियल आ रहा है, ओके। बट ये पीएमएफ है, अगर समेसन करोगे तो पीएमएफ आएगी, 0 से इन्फिनिटी में समेसन करेंगे तो e की पावर तो 1 आ जाएगा, नहीं तो ये ऐसा आएगा, ये पॉइजन 1/2 आएगा एक्चुअली। अब ठीक से कैलकुलेशन करो, यहाँ 1/2 की पावर n भी तो था, अब एक बार ठीक से कैलकुलेशन करो, ये शायद पॉइसन 1/2 आएगा, सो दैट विल बी पॉइसन 1/2 मे बी।
Yes, sir. Poison 1/2. तो एक ये आ गया ना पॉइजन 1/2, ये वाला, ये आया पॉइजन 1, ये आया बाइनोमियल 5 1/2, और ये कितना आया? ये मैं सॉल्व करूं या तुम लोग कर पा रहे हो? मैं सॉल्व करूं क्या? सर एक बार सॉल्व कर दो। हाँ। सो मुझे x का अगर मार्जिनल चाहिए तो मुझे समेशन करना होगा ज्वाइंट को, एंड ज्वाइंट इज एक्चुअली e raised to power -1 अपॉन n minus m factorial, m factorial 2 की पावर n। ठीक है, और ज्वाइंट के n के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो n की वैल्यू यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही, ध्यान से देखो। सो n की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है m से इन्फिनिटी है, ये नहीं देखना 0 से इन्फिनिटी। अब समझो इसको, m की वैल्यू 0 1 to n है, तो m और n डिपेंडेंट है। मान लो n को 5 फिक्स कर दिया तो m की वैल्यू 0 से 5 तक होगी, या मैंने अगर n फिक्स कर दिया, m फिक्स कर दिया मान लो, है ना, तो m अगर 4 है तो n क्या होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो यहाँ इस तरह के केसेस हैं, 0m 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n लेस देन इन्फिनिटी, इस टाइप का समझो आप। m की वैल्यू 0 से n है और n हालांकि m से इन्फिनिटी होगा, तो ये समझना आपको। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट लो, यू टेक लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस। ये डिस्क्रीट ही है बट ये रिलेशन है। तो क्या लिमिट होगा, हमें लिमिट चाहिए n के रेस्पेक्ट में, तो n की लिमिट कितनी होगी, m से इन्फिनिटी, तो यहाँ होगा n फ्रॉम m टू इन्फिनिटी, इस तरह से। अब आप समेशन चूंकि n के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो m वाले सारे टर्म कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हो, तो m फैक्टोरियल आप बाहर कर सकते हो, ठीक है। e की पावर -1 आप बाहर कर सकते हो, m फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा, बिकॉज समेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू n। अब बचा क्या, 1 अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल 2 की पावर, अगर मैं ऐसा लिख दूं मान लो n माइनस m, तो कितना मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, यहां 2 की पावर m, यही ना, ऐसा कर सकता हूं मैं, इज इट फाइन। सो नाउ e की पावर -1, इसको बुला लो 1/2 की पावर m, वो 2 की पावर m को मैंने बाहर बुला लिया, ये समझो आप, 2 की पावर m को मैंने बाहर बुला लिया, तो 1/2 की पावर m, और पहले से है m फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू m से इन्फिनिटी में है, 1 अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, और यहां अगर आप देखोगे तो जो मैंने लिख रखा है ना, 1/2 की पावर n माइनस m,
अभी के लिए ओके है, देख लो जो मैंने किया ट्रांसफॉर्मेशन, इज इट फाइन? इसका सम क्या आएगा, ध्यान से देखो, n फ्रॉम m टू इन्फिनिटी है, तो n माइनस m की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अगर n की वैल्यू m से इन्फिनिटी है, सो n माइनस m की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 to infinity. 0 टू इन्फिनिटी। सो n माइनस m की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। अब अगर n माइनस m 0 से, मैं रीनेम कर रहा हूं समझो, मैं n माइनस m का नाम मान लो अभी के लिए r रख दिया, तो क्या हो गया ये, हाफ की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कितना होता है? e की पावर -1 हाफ की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, यहां पे है e हाफ की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो r मैंने n माइनस m का नाम रखा है। सो व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज? e to the power 1 by 2. हाँ, तो पुट कर देते हैं e की पावर 1/2, तो ये हो गया e की पावर 1/2 वो होगी, यहाँ -1 है तो -1 प्लस 1/2 कितना आ गया, e की पावर -1/2, 1/2 की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। तो ये फाइनली आपका पीएमएफ आ गया x का, जहां m की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। सो यहां से ये आंसर आ गया। और आपसे यहां से क्या समझ आया कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज पॉइसन 1/2। चेक कर लीजिए, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट, सर यहाँ m की लिमिट n तक नहीं लिखेंगे? m की लिमिट n तक हाँ 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 दूसरे वाले में लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने अभी n की लिमिट m से इन्फिनिटी ली थी, m की लिमिट 0 से n लिखेंगे। देखो मैं यही कर देता हूँ, यहीं पे कैलकुलेशन। सो ये वाला पार्ट में यही सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा वाला पार्ट जो है। सो एक वहाँ सॉल्व किया, एक पार्ट जब लिखेंगे यहाँ पे, सो चलो तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू n। तो अगेन आई विल डू समेशन विथ रेस्पेक्ट टू m, तो यही चीज लिखूंगा, e की पावर -1 n माइनस m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल 2 की पावर n। अब मुझे y का चाहिए, तो n का है ना, y का pm चाहिए, x के रेस्पेक्ट में समेशन होगा, x मतलब m। अब m का लिमिट देखो 0 से लेके n तक यहाँ पे। अब इसको आप समेशन 0 से n किया, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है 0 से n। अब ये m के रेस्पेक्ट में समेशन वाला n वाले टर्म बाहर कर सकते हो, तो ये n फैक्टोरियल बाहर हो सकता है, ये बाहर हो सकता है, तो बचेगा क्या, m फैक्टोरियल 2 की पावर n भी ना। सर डिनोमिनेटर में m फैक्टोरियल है। अच्छा यहाँ m फैक्टोरियल था, तो एक मिनट, तो यहाँ पे जो है ये लिखने में मिस्टेक हुआ है ना। तो यहाँ है m फैक्टोरियल, n माइनस m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल 2 की पावर n। ओके, सो मैं समेशन m में कर रहा हूँ, तो इसको बाहर कर सकता हूँ और इसको बाहर कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ से e की पावर -1 अपॉन 2 की पावर n बाहर हो गया, समेशन बचेगा 1 अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल। अब यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा होगा, अच्छा अगर यहाँ n फैक्टोरियल होता, सो अभी m की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, 0 से n है। सो अगर मैं यहाँ पे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, n फैक्टोरियल से डिवाइड ये किया एक्चुअली, तो मैंने एक को बाहर ले गया ताकि ये फोच बने, तो ये क्या बनेगा अब, सो नाउ यू हैव e की पावर -1 अपॉन n फैक्टोरियल, और अभी के लिए है 1/2 की पावर n। ये जो 1/2 की पावर n, उसको ऐसा लिख रहा हूं। अब वो समेशन क्या है, आप ध्यान से देखो, समेशन इज NCM, m फ्रॉम 0 टू n। तो इसका सम क्या होता है जी, या इसको अभी ऐसे लिख लो, कट जाएगा ना, तो 2 की पावर n है ना ये, इसका सम क्या होगा, व्हाट इज सम ऑफ दिस NCM
m फ्रॉम 0 to n? 2 की पावर n। 2 की पावर n है ना, NCR r फ्रॉम 0 to n 2 की पावर n। तो ये हो गया e की पावर -1 n फैक्टोरियल 2 की पावर n 2 की पावर n, ये तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा e की पावर -1 1 की पावर एक्चुअली n अपॉन n फैक्टोरियल। जस्ट टू रियलाइज इट इज द एक्सपोनेंशियल, दिस इज क्या पॉइसन 1। ठीक है, तो यहां से हो गया जहां n की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से ये समझ आया कि जो y है ना, y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज पॉइसन 1। तो y पॉइसन 1 है, x था पॉइसन 1/2, तो ज्वाइंट ये है एक्चुअली, दिस इज ज्वाइंट। और यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज वो डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स इक्वल नहीं होगा ज्वाइंट के, ठीक है ना। सो ठीक है, यहां तक आगे देखो। अब कंडीशनल निकाल पाओगे? मैं करूं सॉल्व? कंडीशनल के लिए क्या है मुझे चाहिए था, सो फॉर द कंडीशनल वी नीड PMF of x given y. So PMF of x given y is 5. तो यहाँ यही होगा x is equal to x given y is 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी y is 5। आई थिंक ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। x is x, y is 5। तो यहाँ पे ज्वाइंट में रख दो y को 5, n को 5 रख दो पहले, तो n 5 फिक्स हो गया, तो m की वैल्यू 0 से 5 तक होगी। n को 5 फिक्स कर दो तो रख दो, क्या आता है, n को 5 पुट करोगे तो क्या आता है, e की पावर -1 अपॉन 5 माइनस m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, ठीक, एंड 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5, यही है अपॉन। अब y बराबर 5, तो y का तो निकाल ही रखा है PMF, ये है y बराबर 5, यहाँ से रख दो, ये जो आया वो तो 1 की पावर n जैसा ऐसे लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए। तो e की पावर -1 अपॉन n फैक्टोरियल हो गया, तो e की पावर -1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो e की पावर -1 अपॉन n फैक्टोरियल, n तो 5 है तो ये 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जब सिंप्लीफाई करोगे सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज 5, दिस इज e की पावर -1 कैंसिल कर दो और 5 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल n 5 माइनस m फैक्टोरियल, सो 5 माइनस m फैक्टोरियल और बचा क्या e की पावर 1/2 की पावर 5। ये आ गया 5 चूज m 1/2 की पावर 5, जहां m की वैल्यू क्या होगी, तो देखो m यहाँ फिक्स कर रखा था 0 to n, n 5 था तो 0 to 5, सो m बराबर 0 1 2 अप टू 5। तो आपको सिंपली समझ आ रहा होगा कि ये जो x गिवन y इज इक्वल टू 5 है ये बाइनोमियल 5,1/2 है। अब यही, ये चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन बना देगा कि दिस इज बाइनोमियल दिस, मान लो ऑप्शन लिखा रहेगा। सिमिलरली नाउ यू नीड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू 6, ये चाहिए सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में आपको ये चाहिए, तो इसके लिए आएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 कॉमा y इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू n, जैसे भी रखना है, मान लो n रख लो, y इज इक्वल टू n अपॉन ऐसे कर लो, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6। फिर से सिमिलर चीजें हैं, तो अब आपको क्या करना है, m की जगह 6 रखना है, तो इस वाले में m की जगह 6 रखना है, तो n की वैल्यू 6 से इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 6 से इन्फिनिटी होगी, तो यहां से आएगा क्या लिखेंगे, वही e की पावर -1, m की जगह 6 रख देंगे बस, n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल नहीं, हम m को रख रहे हैं ना, m इज 6 राइट, तो 6 फैक्टोरियल m है ना, और 2 की पावर n, ये आ गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ x का PMF आ रखा है पॉइसन 1/2, तो x इज इक्वल टू 6 का लिख दो प्रोबेबिलिटी,
तो e की पावर -1/2 1/2 की पावर 6/6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक तो 6 फैक्टोरियल ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/2 की पावर 6, ऊपर चली जाएगी 2 की पावर 6। सो ठीक है, एक तो e की पावर -1 और अपॉन में e की पावर -1/2 है, तो वो जब डिवाइड होगा तो -1 + 1/2 तो -1/2। सो e की पावर -1/2 रहेगी और ये टू की पावर 6, ठीक है। अब बचा गया n-6 फैक्टोरियल 2 की पावर n। तो इसको अगर कंबाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, e की पावर -1/2 1/2 की पावर n-6 अपॉन n-6 फैक्टोरियल, जहां n की वैल्यू 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। तो ये एक्चुअली पॉइसन है, ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर -6 है ना। अगर n-6 को नया नाम दे दो तो वो पॉइसन 1/2 हो जाएगा n-6। अगर n-6 को या x-6 को अगर मैं, है ना, कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन नाम दे दूं तो ये ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको हम। सो ये हो गया, मतलब y-6 कहने का मतलब y-6 का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 1/2 हो जाएगा। एनीवे ठीक है ना। तो ये मैंने क्या निकाला, x का मार्जिनल, y का मार्जिनल, कंडीशनल। तो आज जितना क्वेश्चन कराया सफिशिएंट है, मैं आगे थ्योरी करा देता हूँ। तो अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो जैम PYQ में थे, जो टॉपिक अभी तक पढ़ाए उसका था। तो डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्ट करूंगा, उससे पहले ये इस पे बात करते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर। जब ये पढ़ाएंगे साथ में पढ़ाएंगे। सो या ये तो डिफाइन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी हम लिख रहे थे ना, तो मैं अभी बात करता हूँ एक्सपेक्टेशन की। हालांकि वैसे ही कंडीशन है जो वहां था, बट मैं उतना डिटेल में लिखूंगा। जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे कि जब हम लोग EX डिफाइन कर रहे थे कि मान लो ऐसा है कि लेट XY बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर। तो क्या हो रहा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये हम देख रहे थे जो भी था ना, -+ x fx ऑफ x dx, प्रोवाइडेड, वो कंडीशन था, प्रोवाइडेड कि ये mod x fx ऑफ x dx मस्ट बी अ फाइनाइट नंबर, है ना, ये कंडीशन था। वैसे ही EY भी हम लोग डिफाइन कर रहे थे। इनफैक्ट x की जगह तुम कोई gx ले लो, gx कैन बी एनी फंक्शन। सो यहाँ gx आ जाता था, तो यहाँ भी मॉड में gx आ जाएगा। तो यहाँ मॉड में g ऑफ x इंटू fx ऑफ x, तो यही था। सिमिलरली मान लो h ऑफ कैपिटल Y होता था, तो अब क्या होगा, यही h ऑफ y fy ऑफ y dy -∞, प्रोवाइडेड, वही कंडीशन था। यहाँ भी ऐसे ही होगा, प्रोवाइडेड इंटीग्रल दिस शुड बी फाइनाइट, यही चीज है। अब क्या होगा एक्चुअली कि जैसे अब मेरे पास है एक्सपेक्टेशन सम फंक्शन ऑफ, लेट से कोई भी फंक्शन है, अभी के लिए मान लो h(x,y). अब ये 2 वेरिएबल फंक्शन मेरे पास है, नाउ आई हैव 2 वेरिएबल फंक्शन। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, सर कंडीशन में mod gx और mod hx नहीं होगा क्या? हाँ हाँ मॉड होगा, ये तो हमने मिस किया, सही है, प्रोवाइडेड में है ना। यहाँ mod gx mod hx, ठीक है ना, हटाया तो इसलिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया ना, वो सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ hxy, तो दिस विल बी डबल इंटीग्रेशन hxy f ऑफ x, y dy dx या dx dy, जो भी आपको ठीक लगता है यू राइट दैट, dx dy और dy dx। और जो भी इंटीग्रेशन होगा, अब डिपेंड करता है सपोर्ट क्या है उस पर। सो दिस इज द डेफिनेशन, hxy fxy x, dy dx, ये आ जाएगा। एंड प्रोवाइडेड, यहाँ पे वही कंडीशन होगा कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने चाहिए। तो
लेकिन ठीक है वैल्यू निकाल देना ऐसे, इतना कंडीशन। यहाँ क्या आएगा, मॉड hxy fxy दैट शुड बी फाइनाइट, है ना। सो ये फाइनाइट होनी चाहिए, तो इस तरह से है। सिमिलरली इस बेसिस पे अगर मान लो ना कोई भी फंक्शन निकालना है, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको EXY निकालना हो, तो क्या करेंगे, जैसे ज्वाइंट दिया हुआ था, तो ये हो गया सिंपल एक्सपेक्टेशन, इसमें कुछ नहीं। जैसे अभी हम लिख रहे थे, जैसे अभी थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग अभी जो भी फाइंड कर रहे थे, कल भी हमने फाइंड किया था कि पहले PMF या PDF निकाले कंडीशनल, उसके बाद मीन निकाला। तो अभी सिंपल ये होगा, अच्छा ये तो हो गया ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए था, है ना, दिस वाज फॉर द कॉन्टिन्यूअस, ये जो लिख रहा था मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए। डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, तो यही चीज मैं डिस्क्रीट के लिए लिख देता हूँ। मान लो ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो इसमें क्या है कि अगर XY डिस्क्रीट है तो समेशन लग जाएगा, वही है इफ XY इज तो अगर XY डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर है, तो जैसे आप सिंगल वेरिएबल में जानते ही हैं, समेशन x इंटू PMF ऑफ x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज वो आ जाएगी, प्रोवाइडेड वही कंडीशन यहाँ भी है ना, प्रोवाइडेड कि समेशन मॉड x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिस शुड बी फाइनाइट। वैसे ही इनफैक्ट फिर से वही कह रहा हूँ, gx की जगह ना एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह gx आ जाए, सो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, वही gx p ऑफ x सो g ऑफ x का मॉड px दिस शुड बी फाइनाइट, ये आ जाएगा। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ hy, सो समेशन hy p ऑफ y, PMF y का जो होगा, py मतलब PMF ऑफ y, दिस प्रोवाइडेड ओके यहाँ तक, दिस शुड बी फाइनाइट क्वांटिटी, है ना, तो दिस शुड बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। आगे क्या होगा, नेक्स्ट जो है, अब ये डबल, अच्छा कंडीशनल से पहले ज्वाइंट के लिए, तो ज्वाइंट में क्या होगा, जैसे पूछ लेता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सम g ऑफ x कॉमा y डिस्क्रीट में, तो अब क्या हो जाएगा, डबल समेशन, जस्ट डबल इंटीग्रेशन की जगह डबल समेशन आ जाएगा, और यहाँ पे यही फंक्शन आ जाएगा gxy इंटू ज्वाइंट PMF, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, है ना, ये हो जाएगा जो भी XY का सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है यहाँ तक, तो ये आ जाएगा। और प्रोवाइडर वही कंडीशन है, सेम ही है कि ये सीरीज कन्वर्ज करने चाहिए, दिस सीरीज शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, यहाँ से आ जाएगा। शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये सिंपल, जैसे ज्वाइंट है जिसका भी मीन निकालना है, तो टू वेरिएबल का है तो ज्वाइंट PDF या PMF यूज होगा, वन वेरिएबल का है मार्जिनल PDF PMF यूज होगा। मैं इसकी बात कर रहा था कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस का, तो इसमें मेनली वही है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, या एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x। तो ये हम लोग अभी कल भी कैलकुलेट किया, आज भी कैलकुलेट किया है। तो अभी क्या कर रहे थे, पहले हम मार्जिनल PMF या निकाल रहे थे, फिर मार्जिनल से कंडीशनल निकाल रहे थे, कंडीशनल से फिर हम लोग ये निकाल रहे थे। बाकी इसका डायरेक्ट डेफिनेशन भी लगा सकते हैं ना, ये तो वैसे ही कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, मान लो अगर कॉन्टिन्यूअस है, लेट से XY इज कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस है इंटीग्रेशन, एक्चुअली x गिवन y इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो यहाँ x टाइम्स PDF ऑफ x गिवन y, x गिवन y dx,
ये है जो अभी तक कर रहे थे हम लोग। दिस इज द वाई, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स डी वाई, जो भी सपोर्ट है उस पर डिपेंड करेगा, सपोर्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सो ऐसे तो टोटल लिख दे रहे हैं लेकिन सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस के लिए, डेफिनेशन सिंपल है। सिमिलरली इसको एक्सटेंड करें अगर हम कि जैसे ऐसा आ जाता है कंडीशन वही है, प्रोवाइडेड वो सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगा, एक्सपेक्टेशन जी एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, तो ये भी सिमिलर ही है, जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, या वाई लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो एक्स गिवन वाई डी एक्स। सिमिलरली जैसे पूछ देता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एच वाई गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, सो ये आ जाएगा ये आ गया, देखो ठीक है। सर तो हर बार मार्जिनल निकाल के ही वो लॉन्ग मेथड से करना होगा इसका? हाँ तो कंडीशनल या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पहले आपको कंडीशनल निकालने हैं, है ना। इसी को बुक में अगर देखोगे थोड़े लोग और एलिब्रेट करके लिख देते हैं, इसी को मैं अगर एक लाइन और एक्सटेंड कर दूं तो कुछ नया नहीं आएगा, एक्स टाइम ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, बट मार्जिनल निकालना तो पड़ेगा, है ना, यही चीज़ है, मार्जिनल तो निकालना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसे ही है। अच्छा इसको ओपन करना है तो इसको ओपन कर लो, तो निकालना तो पड़ेगा ही ना। आगे है कुछ और भी तरीके स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डबल एक्सपेक्टेशन और वो सब टेक्निक्स हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो वो तो जैसे क्वेश्चन आएंगे समझ आएगा कि वहाँ क्या अप्रोच लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन से ना कई बार अप्रोच समझ आता है। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लिखना चाह रहा हूँ ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स, यहाँ होगा डी वाई, करना तो यही है, तो करना वही पड़ेगा तुम्हें, है ना। निकालने पड़ेंगे, पहले ज्वाइंट दिया होगा तो मार्जिनल, फिर कंडीशनल, फिर उसके बाद कंडीशनल को एक्स से एक्स गिवन वाई है तो एक्स को मल्टीप्लाई करके, जैसे एक्स का जैसे निकालते थे एक्सपेक्टेशन वैसे ही एक्स गिवन वाई का निकलेगा, जैसे वाई का एक्सप्रेशन निकालते तो वैसे वाई गिवन एक्स का निकलेगा, वाई टाइम करके। बट यही फॉर्मूला है, इससे करना है आपको, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो कई बार जरूरत पड़ता है ना वेरिएंस का, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स गिवन वाई, तो ये एक्स स्क्वायर ले सकते हो, इसको वाई स्क्वायर ले सकते हो। जैसे मान लो ऐसा आता है कि वेरिएंस सर ऑफ, इसमें x इक्वल्स टू x होगा, हाँ कंडीशनल गिवन। अच्छा एक मिनट, कहाँ पे और लास्ट लाइन, लास्ट लाइन एक्स गिवन वाई ना, अच्छा एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, y गिवन x। हाँ रुको रुको रुको, यहाँ पे एक्स था ना, क्योंकि वाई का तो हो ही गया ना, हाँ वाई का तो लिख ही चुके हैं हम। तो यहाँ था गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब सही है, और एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है ओके है, देख लो। तो जैसे इसी को जनरलाइज कर रहे थे, वाई की जगह एच वाई कर दिया, ओके अब तो जैसे कंडीशनल वेरिएंस, एक टॉपिक आता है कंडीशनल वेरिएंस, कंडीशनल वेरिएंस क्या होता है। सो कंडीशनल वेरिएंस क्या है कि जस्ट वही चीज, मान लो तुमसे पूछे कि वेरिएंस ऑफ एक्स सर? गिवन वाई, जी सर एक फॉर्मूला आती है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई x इक्वल्स आते टू हैं एक्सपेक्टेशन वहां ऑफ तक y। आते हैं, वहां तक पहुंचे नहीं अभी। तो वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई, तो ये आपका जैसे मान लो ये y है, तो इस तरह सिंपल आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या अभी y इक्वल टू वाई मत लिखो, जब होगा देखेंगे, अभी ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब जैसे नॉर्मली आप वेरिएंस ऑफ एक्स निकालते थे, क्या करते थे, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पे जस्ट गिवन हर जगह लगाते जाना है, एक्स स्क्वायर गिवन वाई, ई ऑफ एक्स गिवन वाई होल स्क्वायर, ऐसे ही है। अगर चाहिए वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स माइनस जो गिवन है, जस्ट वो गिवन चल रहा है, मान लो ये एक्चुअली वेरिएंस यहाँ वाई का ही निकल रहा है जब एक्स गिवन है, सो है ना, इसमें कुछ गिवन हो गया तो ये ट्रंकेटेड बाद में बनाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, तो एक्स गिवन वाई या वाई गिवन एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आप कह रहे थे वो आगे थ्योरम है, जो मैं अभी लिखना, उस पर क्वेश्चंस कराना पड़ेगा। थ्योरम ये होता है कि, तो ये मैंने किसके लिए लिखा है, कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखा है, डिस्क्रीट के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, सो
लेट एक्स वाई बी डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा डिस्क्रीट, जब लिखेंगे तो यहाँ भी सेम ही है, क्या होगा, समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू वाई, जो भी y गिवन होगा, मान लो यहाँ अगर y गिवन है तो इस तरह से, और समेशन किस पे होगा, क्योंकि x का एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तो समेशन x के रेस्पेक्ट में, अगर चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू एक्स, सो दिस सिमिलर टू y प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ किसका, y का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। इसी को जनरलाइज कर लो, जनरलाइज करोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ जैसे gx गिवन y, तो कुछ नया नहीं होगा, यही होगा gx इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू वाई, और समेशन ओवर x, एंड यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एच वाई गिवन एक्स। तो समेशन एच वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब पीएमएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ये आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, देखो तो ये सिंपल फॉर्मूला है। नाउ जो आप कह रहे थे ना थ्योरम, वो थ्योरम मैं लिखूंगा अगले क्लास में, से क्वेश्चन कराऊंगा। थ्योरम ये कहता है कि एक रिजल्ट है ना, मान लो सीधा सीधा ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तुम्हारे पास, एक्स वाई रैंडम वेक्टर, तो मान लो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस कुछ भी है। तो कई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डायरेक्ट निकालना डिफिकल्ट होता है, मतलब उसमें मार्जिनल निकालना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ज्वाइंट दिया होगा, ज्वाइंट में मार्जिनल निकाल नहीं पाओगे, इतना आसान नहीं होगा। तो उस क्वेश्चंस में, जैसे आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए सब में मार्जिनल निकालना आसान था, जहाँ भी कंडीशनल निकाला है तो मार्जिनल निकाल के हमने कर दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ मार्जिनल निकाल ही नहीं पाओगे, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन ये रहता है। तो इसको क्या करते हैं, लेकिन मार्जिनल निकालना डिफिकल्ट, लेकिन कंडीशनल डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे मैं लिखूँ कि, तो ये आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, तो ये इसके इक्वल आएगा। दूसरा, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई चाहिए तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। वैसे ही तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए, क्या होता है ये, सो ये होगा, पहले कोई लिख लो, है ना, सो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, बीच में क्या आता है प्लस, ये माइनस, प्लस क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई, या वही चीज़ है। चौथा फॉर्मूला जैसे है कि वेरिएंस ऑफ वाई, तो यही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस। ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जिसका प्रूफ इजीली बुक में मिल जाएगा, हम भी कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। मेनली इसमें देखो कैसे तो पता चलेगा कंडीशनल कहाँ यूज करना है, ये तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे होता क्या है, तुम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, या मैं ऐसा बता दूं, चलो छोड़ो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, इसका कोई फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ वाई ऑफ वाई, इसी में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कई बार जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा वो कुछ ऐसा ऑलरेडी बना के दिया होगा कि पीडीएफ ऑफ वाई इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, तो जो ज्वाइंट पीडीएफ देगा क्वेश्चन में वो ऐसे ही बना के दिया होगा। तो उससे फायदा क्या होगा, वहां डायरेक्टली मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, और अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कंडीशनल का मीन आ जाएगा, और ये फंक्शन ऑफ वाई होगा, वाई गिवन है ना, तो ये वाई के टर्म में आएगा, फिर उसका मीन, तो ये फंक्शन ऑफ वाई है, तो यहाँ एक्स पे मीन लग रहा ना, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, ई एक्स इज अ कांस्टेंट,
तो x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, y का फंक्शन होगा, और फिर ये y पर लगेगा। तो यहाँ तो कुछ बुक में देखोगे ऐसा लिखा रहता है EY हाँ सर, EX, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस ठीक है मिले ना। थे ऐसे। इसमें जैसे यहाँ y पे एक्सपेक्टेशन लग रहा है, यहाँ x पे एक्सपेक्टेशन लगेगा, तो वो तो दिख जाता है कि क्या है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कहाँ क्या लगाना है, जिसका फंक्शन होगा वो लगाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ जैसे यही पे होता है, या सेम चीजें है ना, या इसी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स, तो ये हो जाएगा ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ज्वाइंट होगा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये वैसे ही था जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो वैसे ही है ना, ये कंडीशनल पीडीएफ से ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, समझो कि ज्वाइंट पीडीएफ कैन बी रिटन एज पीडीएफ ऑफ वाई इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, ज्वाइंट पीडीएफ कैन बी रिटन एज पीडीएफ ऑफ एक्स इनटू पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों को याद होगा, ये वहां से आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ से क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो ई इंटरसेक्शन एफ इज लाइक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, या बाद में इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो ये उसी से कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए था, तो कई बार मैं कह रहा हूँ ज्वाइंट पीडीएफ इस तरह से बना हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही होगा, तो तुम्हें मार्जिनल यहाँ निकालने में प्रॉब्लम आएगी इस तरह क्वेश्चन में। अब तुमसे पूछ लेगा बताओ एक्स का मार्जिनल क्या है या वाई का मार्जिनल क्या है, तो प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा होगा ज्वाइंट एक्चुअली, तो ज्वाइंट इस फॉर्म में गिवन होगा, तो पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन देख के कि इस फॉर्म में है या डायरेक्ट है। तो कहाँ पे मार्जिनल निकालना है, कहाँ पे कंडीशनल निकालना है, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करके पता चलेगा, ये चीज़ है कि क्वेश्चन देख के शुरू में नहीं पता चलेगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। तुम चाहो तो हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो तुम्हें इजीली डिफरेंस दिखेगा कि कौन सा मेथड कहाँ हेल्पफुल है कहाँ हेल्पफुल नहीं है, ये चीज़ है। तो अप्लाई बोथ। सिमिलरली ये जॉइंट पीएमएफ में भी सेम रूल है, तो मैं जैसे एक बार लिख देता हूँ ना, जैसे हम लोग कंडीशनल पढ़ते हैं एक्स गिवन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, तो क्या होता है, तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बना लेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइंट पीएमएफ कई बार इस फॉर्म में लिखा रहेगा, है ना। ऑल्सो सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जरूरत पड़ी तो, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। इसको उल्टा कर देंगे तो वही आ जाएगा। सो ये वाली चीज़ कई बार ज्वाइंट पीएमएफ इस फॉर्म में रहता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा, कंडीशनल यहाँ से आ जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो तब ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, कि ये ज्वाइंट पीडीएफ इस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ ज्वाइंट पीएमएफ इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस थ्योरी को रिवाइज करो, कल मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो और भी फॉर्मूला है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मान लो कई बार आता है एक्स वाई गिवन एक्स। अब यहाँ एक्स तो गिवन है ना, तो एक्स अगर गिवन है तो एक्स को बाहर कर सकते हो, बाहर इन द सेंस इस वाले एक्सपेक्ट, क्योंकि एक्स तो यहाँ गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्स बाहर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ एक्स गिवन है तो एक्स फिक्स है, तो एक्स फिक्स्ड है तो वो कांस्टेंट है यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि ये वाला एक्सपेक्टेशन वाई पे काम करेगा। इसका मतलब ये है कि दिस एक्सपेक्टेशन विल वर्क ऑन वाई, और बाद में दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ वाई एक्स। जैसे मैं बोल दूं तुम्हें रिमार्क के लिए, इसको ठीक से पढ़ो समझो, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेटर समझ आएगा। मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज मतलब ये है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना कैपिटल वाई इज इक्वल टू समथिंग लाइक जी वाई, ये समझना है आपको, है ना। दिस इज समथिंग लाइक जी वाई। ऐसे ही साथ में दूसरा लिखूं मैं अगर, सो सिमिलर वे में कि इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है ये तो हो ही गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज समथिंग लाइक सम एच एक्स,
ऐसा होगा। सो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ क्या होता है, ये फंक्शन एक्स का है। अब बाद में वो एक्सपेक्टेशन, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, अगर तुम इक्वल टू यहाँ हटा दोगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ कहना चाह रहा हूँ चलो तुम अगर इक्वल हटा दो, कहने का मतलब एक्स गिवन वाई लिखो जस्ट, तो यहाँ आप कैपिटल वाई आएगा। यहाँ वाई गिवन एक्स लिखो तो यहाँ आप कैपिटल एक्स आएगा। ये कह रहा हूँ देखो। तो ये सब थ्योरी जो लग रहा होगा क्या चल रहा है, तो देखो थ्योरीज क्लियरली दिमाग में फिट कब होगा, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन उस थ्योरीज पे बेस्ड कर लोगे तो दिमाग में इजीली फिट हो जाएगा। सर रट्टा कब तक मारोगे, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम देख दे के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद ही फिट हो जाएगा दिमाग में कि करना क्या है। तो ये सब फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे कल। सो EX निकालना है तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। EX के लिए एक और तरीका है ना, मार्जिनल निकालो फिर तुम EX निकालो, या कंडीशनल से EX निकाल लो। तो वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना कि जिसमें ज्वाइंट दे रखा है मार्जिनल इजीली आ गया तो मार्जिनल से निकाल लेंगे EX। अगर मार्जिनल इजीली नहीं आ रहा है, कंडीशनल इजीली निकाल पा रहे हैं, तो इजी कंडीशनल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये वाली चीजें हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज फंक्शन ऑफ वाई होगा ना, हाँ फंक्शन ऑफ वाई होगा। क्या लिखा है मैंने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई फंक्शन ऑफ वाई, हाँ तो लिखा था ना, वही तो लिखा, सही है ना। इज इट फाइन नाउ? अच्छा पहले लिखा था, ठीक है, हो सकता है गलत हो गया होगा। ठीक है ना, जैसे एक्स गिवन वाई तो फंक्शन ऑफ वाई, और वाई गिवन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, ओके ठीक है। तो अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। कल क्या संडे है, तो देखता हूँ कल क्लास में भी, कल टेस्ट अटेम्प्ट गेस्ट करो, परसों क्लास लूंगा। हाँ सर कल छुट्टी रख दीजिए। बहुत क्लासेस हो गई ना, तो एक दिन ब्रेक लो। हाँ ठीक है, इसको डाइजेस्ट करो, अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसको ढंग से पढ़ो, इसको बुक से वो करो, क्वेश्चन अगले क्लास में कराता हूँ इस पे मैं। तो अभी मैं जो लिखा रहा था, एक तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इसका लिखा दिया फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराइए। और एक तो ये लिखाया, हाँ क्या कहना चाह रहे हो? डेली इंतजार रहता है क्लास का 6 से 8 कब आएगा कब आएगा। अच्छा ऐसे अच्छा, छुट्टी क्यों? कोई बात नहीं, अभी थोड़ा कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा हो रहा होगा ना, मुझे भी लग रहा है कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा होगा। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस, ये डिफाइन किया। कंडीशनल मोमेंट वही है, मोमेंट्स वही सेम चीज़ है। कंडीशनल मोमेंट मतलब आरएथ मोमेंट है ना, जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पे कंडीशनल आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स गिवन वाई, तो ये सिंपल ये हो गया कि आरएथ मतलब रॉ मोमेंट, एक्स आर गिवन वाई, ये मतलब है। मतलब जो यूनिवेरिएट में चल रहा था वही कंडीशनल में चलेगा, जस्ट जो गिवन है वो गिवन लगा दो, बाकी चीजें कॉमन है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। कंडीशनल आरएथ मोमेंट ऑफ वाई, तो आरएथ मोमेंट रॉ मोमेंट की बात कर रहा हूँ है ना, तो रॉ मोमेंट ऑफ वाई गिवन एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई की पावर आर गिवन एक्स, ये हो गया। सेंट्रल मोमेंट लगाओगे वही चीज, डिफरेंस आ जाएगा जो हम वहां कर रहे थे, एक्स माइनस म्यू एक्स माइनस ई एक्स ना, तो ये रॉ मोमेंट है। सेंट्रल मोमेंट आएगा तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसको दोबारा डिफाइन करता हूँ। तो मे भी मैं थ्योरी, मुझे लगता है ये आज अभी एंड में थ्योरी लिखा है, नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करूंगा, तो थ्योरी में दोबारा लिखाऊंगा। ठीक है ना, चलो अभी नेक्स्ट बैच का टाइम है, तो बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो भी कंडीशनल वाले हैं उसको सॉल्व करो, कंडीशनल और ज्वाइंट वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अभी के लिए थैंक यू। हाँ